I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are salient features of strategy of industrial growth during 1950 to 1990. जो इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाई गई उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड सेकंड इज गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. कि स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इंडिया में क्या गुड इम्पैक्ट्स रहे और क्या बैड इम्पैक्ट्स रहे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द salient फीचर्स ऑफ strategy of industrial growth in India during 1950 to 1990. तो औद्योगिकरण के लिए जो एक स्ट्रेटजी बनाई गई उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसमें पहला पॉइंट है सेंट्रल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. सेंट्रल रोल कह लीजिए या लीडिंग रोल कह लीजिए. इस स्ट्रेटजी में पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा वो मेनली पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाएगा या सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा. और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी दीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम कर सकते थे, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंस जो था वो पब्लिक सेक्टर को ही दिया गया था. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इस पॉलिसी के तहत जो मेन रोल दिया गया वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया. सेकेंड फीचर इज सेकेंडरी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर विद द परमिट लाइसेंस राज. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेकेंडरी रोल दिया गया, मतलब उसकी भूमिका लिमिटेड थी, और उसमें भी परमिटेड लाइसेंस राज के साथ था. मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर लागू किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था, और साथ ही अगर उसको अपने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो भी उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी था. तो ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया गया ये इसलिए किया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो जाए, उसमें आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण ना हो जाए, इसलिए इसको सिर्फ सेकेंडरी रोल दिया गया, और वो भी कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड रोल था. नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इस पॉलिसी के तहत हमारे देश में इस चीज़ पर फोकस किया गया कि जिन चीज़ों को हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को हम अपने ही देश में प्रोड्यूस करें, उन चीज़ों का अपने ही देश में हम प्रोडक्शन शुरू करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें, सेल्फ सफिशेंसी हम लोगों में हो, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको भी हम बचा सकें. क्योंकि जो हैवी इंपोर्ट बिल हुआ करते थे इंडिया के, उनको पे करने में हमारी मैक्सिमम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो ख़त्म हो जाया करते थे या कम हो जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट होती थी इंपोर्ट बिल्स की. तो इसलिए फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और साथ में हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बचाकर रख सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. तो इस ड्यूरेशन में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी बनी उसमें प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उस समय इन्फेंट्री स्टेज में थी, अभी शुरुआती दौर में थी, और उनको हम ओपन मार्केट में कंपटीशन के लिए नहीं छोड़ सकते थे. इसलिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन दिया गया,
और प्रोटेक्शन देने के लिए हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई, मतलब इंपोर्ट्स पर हैवी ड्यूटीज़ लगाई गई ताकि इंपोर्ट इंडिया में महंगे हो जाएं और विदेशी चीज़ों की डिमांड कम हो हमारे देश में। और दूसरा था कि जो इंपोर्ट कोटाज हैं उसको फिक्स करके, कि जो इंपोर्ट करना है उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए, उससे भी जो इंपोर्ट्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिया गया ताकि वो अपने आप को ग्रो कर लें और बाद में फिर किसी समय पर आकर वो कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट फीचर इज ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस विद ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस पॉलिसी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है उसको बढ़ावा मिल सके, ताकि हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। देश में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा मिल सके। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा हो। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, इन चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस किया गया ताकि इनके एक्सपेंशन से हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जो है अच्छी कंडीशन में हो और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल पर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का भी इस पे काम किया गया, उस पर भी फोकस किया गया, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, ये इक्विटी ओरिएंटेड भी होती है, इससे समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है इसके इक्वल होने के चांसेस होते हैं। और साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होता है। और इसके साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इक्वालिटी ओरिएंटेड भी होती हैं, क्योंकि इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे ध्यान दिया गया ताकि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें, इक्विटी को बढ़ा सकें, इक्वालिटी को बढ़ा सकें, ताकि हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, उसको भी हम साथ में प्राप्त कर सकें। So let us discuss about some good effects of the strategy of industrial growth in India। और उसमें जो गुड इम्पैक्ट थे उसमें पहला पॉइंट है मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट थी इट वाज अप्रोक्सीमेटली 6% ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 1950 टू 1990। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। देयर वाज अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसी वजह से जो हमारा पर एनुअम जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियलाइजेशन में इट वाज 6%। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इसमें तरह तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनाई गई, स्थापित की गई और उन इंडस्ट्रीज से एक तरह से ओवरऑल सभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में मदद मिली। मतलब एक दूसरे को इन इंडस्ट्रीज ने हेल्प किया ग्रो करने में और काफ़ी सारी विविधता भी पाई गई इंडस्ट्रियल
ग्रोथ में, मतलब कई तरह की इंडस्ट्रीज जो है एट द सेम टाइम इंडिया में ग्रो हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में कई सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई, जिसमें राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट्स ये मुख्य एग्जाम्पल है। और इससे एक तरह से इंडियन इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है वो भी तैयार हुआ, और इंडियन इकोनॉमी एक तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में काफ़ी आगे बढ़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। इस स्ट्रेटजी की वजह से देश भर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, इक्विटी में, इक्वालिटी में। और इसी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है हमारी इकोनॉमी का, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, उसको अचीव करने में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने काफ़ी मदद की। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी फॉलो की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडिया में इस ड्यूरेशन में 1950 से लेकर 1990 तक, इसके काफ़ी फ़ायदे रहे, काफ़ी गुड इम्पैक्ट्स भी रहे। और जिसमें हम रिकैप कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा एक वृद्धि देखी गई, मार्क्ड राइज देखा गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रो करी, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हुई, और जिससे हमारा जो एक तरह इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, उसको भी अचीव करने में इस स्ट्रेटजी की वजह से काफ़ी मदद मिली। सो दीज वर द गुड इम्पैक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। So let us discuss about some bad impacts of the strategy of industrial growth in India. सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ डेड सोशल वेट ड्यू टू मोनोपलीज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इंडिया में क्योंकि लीडिंग रोल जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इट वाज गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और उससे एक तरह से पब्लिक सेक्टर का मोनोपली क्रिएट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन पब्लिक सेक्टर के बहुत से यूनिट्स एक तरह से सामाजिक भार साबित हुआ, डेड सोशल वेट साबित हुआ, जिसको मृत सामाजिक भार भी कह सकते हैं। कि एक तरह समाज के ऊपर एक तरह का ये वर्डन हुआ सोसाइटी के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे इनमें बहुत भारी मात्रा में लॉसेस देखे गए, इनएफिशिएंसीज देखी गई, मिसमैनेजमेंट देखा गया, और बहुत सारी एसेट्स का यहाँ पर जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, और साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो भी वेस्ट होते रहे। तो एक तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे दे प्रूव्ड टू बी द डेड सोशल वेट इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री लीडेड टू इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया में प्रोटेक्शन की पॉलिसी को फॉलो किया गया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई, और इंपोर्ट्स की जो क्वांटिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। इस तरह से इंडिया में हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अपने आप को compete करने की स्थिति में नहीं बना पाई, ये इतना ग्रो नहीं कर पाई कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर अपने आप को प्रूव कर सके, और एक तरह से इन इंडस्ट्रीज़ में इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई। दीज इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट प्रूव देम एज द एफिशिएंट यूनिट्स। तो ये भी एक लॉस था।
और लास्ट जो इसका बैड इम्पैक्ट था वो ये था कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्यू टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंडिया में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को फॉलो किया गया था। हम इम्पोर्ट्स की जगह खुद अपने देश में उत्पादन करने लगे थे ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बचा सकें, लेकिन ये पॉलिसी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और 1990s में जैसे हमने देखा कि हमारे देश के पास बहुत ही कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे, जिसमें हम अपने 2 हफ्ते का भी जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था उसके बिल की पेमेंट करने की स्थिति में नहीं थे। तो उस समय वर्ल्ड बैंक से मदद ली गई, वहाँ पर हमने अपने गोल्ड रिजर्व्स को प्लेज किया और उसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वहाँ से मिले और उसके बाद इकोनॉमी को एक न्यू डायरेक्शन देनी पड़ी और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में सामने आई, उसको फॉलो किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या LPG पॉलिसी भी हम उसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। सो ये थे कुछ बैड इम्पैक्ट्स जो हमने स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अडॉप्ट किया था इन द ड्यूरेशन ऑफ 1950 टू 1990। लेट अस रीकैप इट वंस अगेन। पहला पॉइंट था क्रिएशन ऑफ डेड सोशल वेट, साबित हुई पब्लिक एंटरप्राइजेस, और दूसरा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज किया गया था उसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ी इकोनॉमी में, और तीसरा पॉइंट था कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी उसको फॉलो किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो पॉलिसी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। So these were the bad impacts or failures of strategy of industrial growth in India. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.